नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी खबर लगातार मीडिया पे आ रही थी कि मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजों ने एक पीआईएल की जब हियरिंग कर रहे थे, जब उसको अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन है, वो कहीं न कहीं सेकंड वेव जो हिंदुस्तान में आई है, कोरोना की सेकंड वेव जो आई है और इसमें जो लाखों लोग हज़ारों लोग, लाखों नहीं, हज़ारों लोग जो मरे हैं, उसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ है और उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो बात मद्रास हाई कोर्ट ने बोली है इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्या ये बात टेक्निकली बात सही है? क्या इनके खिलाफ सचमुच चार्जेस लगाए जाने चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल है? इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि किस तरह से ये जो खबर आई है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये एग्जाम्स में, हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में किस तरह से आ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए एक 15 महीने का ऑनलाइन कोर्स यूपी पीसीएस के लिए दिया जा रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जा रही है। इसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट के माध्यम से सब कुछ तैयार कराया जाएगा। फीस 3,999 है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या कुछ और समस्या हो तो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, 2 जज रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी साहब और जस्टिस सेंथिल कुमार रमामूर्ति साहब। इन दोनों ने एक पीआईएल के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लगाए। डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब जो अपने ऑर्डर होते हैं उसमें नहीं लिखा है, बल्कि ओरली बोला है, मुंह से बोला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने लिख के नहीं दिया है, लेकिन इमोशनल होकर या जो उस जब अपने जजमेंट को समझा रहे थे तो उन्होंने ओरली बोला हुआ, इस बात को बोला हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसको मीडिया पे ज्यादा इसको तवज्जो दी गई है, लेकिन टेक्निकली इसको बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते कि हाँ सचमुच इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार हाई कोर्ट ने बोला है। लेकिन इमोशनल होकर उन्होंने बोला इस बात को कि जिस तरह से सेकंड वेव आई और काफी लोग इसमें हताहत हुए, काफी लोग मारे गए हैं, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये बहुत बोली है। अब ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या सचमुच इलेक्शंस को, जो बंगाल में इलेक्शंस हुए, या जिस तरह से हाई कोर्ट बोल रहा है कि बंगाल के इलेक्शन जिस तरह कराए इलेक्शन कमीशन ने और कुछ भी सरकार को उन्होंने मना नहीं किया, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो बंगाल के इलेक्शंस वगैरह को या बाकी जगह के इलेक्शंस को रोक सकता था। तो ये समझते हैं कि क्या सचमुच इलेक्शन कमीशन सचमुच रोक सकता है, या इतनी पावर उसके पास है, या इतनी अथॉरिटी उसके अंदर है, या वो इतना ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं कि अपना अकेले फैसला लेने की क्षमता इसके अंदर आ गई है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कुछ टेक्निकल है, कुछ थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, और जो एग्जाम में कई बार आता है वो है, देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। तो पहला सवाल तो ये आता है कि भाई कौन से पार्ट का हिस्सा है। तो हमारा 15वें पार्ट का जो हिस्सा है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि 324 से लेकर 329 के बीच में जो बातें बोली गई हैं वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बोली गई है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का जो मेन काम है वो है जो जो आर्टिकल 324 बोलता है कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, direction and control of elections to parliament, state legislature, the office of president of India and the office of vice president of India shall be vested in the election commission. अब आपके एग्जाम्स के बारे में जो कई बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट यानी लोकसभा, ठीक है, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के साथ में राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में के ऊपर। लेकिन जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे जो पार्षद के इलेक्शन होते हैं, मेयर के इलेक्शन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। ये बात कई बार एग्जाम पूछी गई है, मैंने रिपीट कर दी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उस चीज को कवर जरूर करता हूँ कि जो एग्जाम्स में डायरेक्टली आती है। ठीक है, सिर्फ खबर सुनाना हमारा मकसद नहीं है, उस खबर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, ये समझना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की जाती है, जो कि 15वें पार्ट में है। साथ में आर्टिकल 324 के बारे में बात पूछी जाती है कि भाई इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं और कौन कौन से वो इलेक्शन कराता है, इसके बारे में आर्टिकल 324 बोलता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भाई चलो कि इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है, लेकिन हमने ये चीज देखी है कि
इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कंट्रोल बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। कभी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान के आजादी के 70 साल से ऊपर का समय हो गया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिविजुअल नहीं हो पाता है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा सरकार के कंट्रोल में रहता है। 90s के दशक में, जब अर्ली 90s में जब टीएन सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, उस समय से लेकर अगले 10-15 साल तक इलेक्शन कमिश्नर कुछ मजबूत रहा। अन्यथा जब भी इतिहास रहा है, इलेक्शन कमिश्नर कहीं ना कहीं बहुत ही बैकड्रॉप में रहा है, ज्यादा आगे बहुत ज्यादा साहसिक कदम उसने लिए नहीं है, या बहुत ज्यादा उसने कोई ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन आज के जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेता है। अमूमन वो जो सरकार ने कह दिया उसी की तरह से हाँ में हाँ मिला कर लिया। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि भाई मास्क लगा के रैलीज करनी है और मास्क लगा के हमें प्रचार करना है। ये तब बोला जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री साहब ने अपनी जो बंगाल की रैली को कैंसिल कर दी थी, उसके एक दिन बाद कहा। उससे पहले पूरा चुनाव निकल गया, 70% तक चुनाव पूरा निकल गया था, उस समय तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रैली कैंसिल की है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं भाई मास्क लगाना चाहिए, और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो हम रैली को कैंसिल कर देंगे, ये सब बात बोली है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज्यादा ऑटोनमस नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन जब एक वक्त था 90 के दशक पे, जब टीएन सेशन साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत पावरफुल बनाया। उनके बारे में बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो कहते थे कि मैं नाश्ते में नेता खाता हूँ। रिकॉर्ड रहा था कि बिहार में 7 बार उन्होंने इलेक्शंस को री इलेक्शंस कराए थे। री इलेक्शंस कराए क्योंकि उनको लगा कि इलेक्शंस गलत हो रहे हैं, तो उन्होंने बार बार इलेक्शंस कराए हैं जब तक कि उनको ये श्योर नहीं हो गए कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए तब, जब लालू प्रसाद यादव का समय राज था। खैर, अब इलेक्शन कमीशन अगर ये बात बोलता है कि भाई इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाए, यानी कि मान लीजिए कि बंगाल की अगर बात करते हैं, बंगाल के 5 साल ममता बनर्जी के मल पूरे है, तो 5 साल पूरा होने के बाद अब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो क्या हो सकता है? अगर देखिए 5 साल पूरे हो गए हैं और चुनाव नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो पहला रास्ता रहता है कि हम आर्टिकल 356 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाएं। देखिए ये समझने की बात है कि आर्टिकल 356 के तहत हम प्रेसिडेंट रूल लेकर आए हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि 1 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद उसको फिर पार्लियामेंट में कराना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 साल तक अगर मान लीजिए जो बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहता कि देखता कि भाई कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप है, सेकंड वेव आ चुकी है, तो 1 साल के लिए बंगाल के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देते, और 1 साल के पोस्टपोन करने के बाद वैसे संभावना होती है कि भाई 1 साल के अंदर कोरोना को कंट्रोल हो जाता, लेकिन इन केस अगर नहीं होता तो ये कहा जाता था कि हम इमरजेंसी या तो इसी राष्ट्रपति शासन को ही हम दोबारा से 1 साल बाद फिर से लगा देते। ठीक है, ये लगाया जा सकता था। या कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी इसलिए नहीं लगा सकते, आर्टिकल जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं आर्टिकल 352 के तहत, उसको इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 2 ही कंडीशन में लग सकती है। पहली कंडीशन है कि आप युद्ध कर लो, वॉर की स्थिति में हो, या आर्म रेबिलियन हो, यानी कि हथियारबंद आपका विद्रोह हो रहा हो, तो वो केस में आर्टिकल 352 यही समा कर सकते हैं। हम आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये हो सकता था, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार, बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सबसे ज्यादा इमरजेंसी कौन सी लगाई गई है, तो ये आर्टिकल 356 लगाया गया है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती थी, लेकिन इसका कोई यूज नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सरकार के सामने घुट्टे टेक दिए, सरकार ने जो चाहा वो किया उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो इलेक्शन कमीशन है, अब जैसे कि एक सवाल पीसीएस प्री में पूछा जाएगा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है इस समय कौन है, तो भाई राजीव कुमार साहब जो हमारे वो इलेक्शन कमिश्नर है, जो पीसीएस प्री में सवाल आता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर थोड़ा सा दुनिया को और स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ना सिर्फ देखिए अब कोरोना जो है वो हिंदुस्तान की बीमारी तो है नहीं, ये तो पूरी वर्ल्ड की बीमारी है। तो अब देखिए कि पिछले साल भर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो इलेक्शंस थे वो पोस्टपोन हुए हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप देखिए कि इथोपिया देखिए, सीरिया देखिए, ईरान देखिए, श्रीलंका देखिए। ठीक है, बाकी इनफैक्ट इंडिया की बात भी करते हैं तो राज्यसभा के इलेक्शन कुछ 3-4 महीने पोस्टपोन हुए थे। तो बहुत सारी कंट्रीज के चुनाव पोस्टपोन हुए थे, तो पोस्टपोन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हो सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 2 खतरे थे। पहला तो अगर वो इमरजेंसी लगा देते, राष्ट्रपति शासन लगा देते, तो हो सकता है कि जो अपोजिशन है वो इस बात को कहते हैं ना कि बहुत जोश होश उठाता और बखेड़ा खड़ा कर देता। तो इस बात का मोदी जी को खतरा था कि कहीं अच्छा करने जा रहे हैं और ये गलत ना हो जाए। अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो लोगों पर गलत इंप्रेशन जाएगा, गलत एक बात जाएगी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजों को मैनेज करने के लिए, पॉलिटिकल बातों को ज्यादा तवज्जो देने के लिए इलेक्शन कमीशन से इस बात की बोली गई कि हम राष्ट्रपति जो है शासन नहीं लगाएंगे, हम चुनाव कराएंगे। क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट लगाते हैं तो हो सकता है कि जो अपोजिशन है इस बात को गलत तरीके से और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है।
तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक आपको एक अलग एंगल देने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ऑपोजिशन सपोर्ट करता, लेकिन जो करंट सिनेरियो है जो देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि ऑपोजिशन मोदी जी का सपोर्ट करता। ठीक है, अच्छा अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो अपोजिशन का तो मसला था ही, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे नेता भी हैं, जितने भी नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के हो, ठीक है, वो सब इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। वो उनके लिए सत्ता हासिल करना, सत्ता पे काबिज होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये हमने पिछले 4-5 महीने से देखा है कि जिस तरह से जोर-शोर से तैयारी की गई इलेक्शंस की, जिस तरह से इलेक्शंस को प्राइम रखा गया, लोगों की जान को इतना कंट्रोल नहीं, मतलब जान पे इतना ज़्यादा नहीं किया गया। लगता है कि जो जितने नेता हैं हमारे, उनके लिए इलेक्शंस मैटर करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और इस जो महामारी है इसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा, सही फैसले लिए जाएँगे, राजनीति से ऊपर उठ के फैसले लिए जाएँगे। लेकिन जब तक नेताओं को या बाकी अथॉरिटीज़ को समझ नहीं आ रही है, तब तक आप सुरक्षित रहिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। घर पे रहिए, लोगों से दूर फैसला बना के रखिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।